नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। और सबसे पहले बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। और नॉन एग्री मार्केट की अगर आज आप चाल देखें तो यहां पर क्रूड और सिल्वर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा खरीदारी है। चांदी की तेजी बढ़ी है, करीब आधे % की तेजी अब चांदी में है। और कच्चा तेल 0.5% ऊपर है, MCX पर 6200। गोल्ड आज दायरे में है, हल्की तेजी दिख रही है, 86,270 पे करंट मार्केट प्राइस है MCX पर और $2955 कॉमेक्स पर है। बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार, जहां जिंक कॉपर में हल्की तेजी है, वहीं एल्युमिनियम पर दबाव यहां पे दिख रहा है और लेड में सुस्ती दिख रही है। 177 के पास हल्की कमजोरी दिख रही है। लेकिन आपको क्या करना है ये समझने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया और ट्रेडबल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। केडिया जी, सोना और चांदी इन दोनों पर क्या राय है आज? देखिए, अगर सोने और चांदी की बात करें तो पिछले 10-12 दिन में मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ऐसा होना मुझे लगता है मार्केट टेक्निकली काफी ज्यादा ओवरबॉट में बन चुका है, जिसकी वजह से मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऐसा होना जब तक 86,600 के ऊपर नहीं निकलता है, कोई नई तेजी तो नहीं दिखती, बट मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करेगा। उसी को देखते हुए मुझे लगता है हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर चिंताएं कंटिन्यू बनी हुई है, इसलिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है और एक रेंज रहेगा 85,900 से लेकर 86,600 का। तो आई थिंक थोड़ा वेट कीजिए, नीचे में 85,900 तक आता है तो हम लोग एक रिव्यू करके फिर बाइंग करना चाहिए। वहीं चांदी के अंदर भी देखें तो एज कंपेयर टू गोल्ड, चांदी में करेक्शन थोड़ा अच्छा रहा है। आज दिन के सेशन में तेजी रह सकती है, बट 96 200-300 के करीब आने पे वापस दबाव बढ़ेगा, इसलिए आज मॉर्निंग सेशन में थोड़ा बहुत चांदी को 95,000 के करीब लेके चलिए। 96 200 तक एक बार एग्जिट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे की क्या रणनीति बनेगी, बट टाइमिंग मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आपकी राय भाविक पटेल जी? मुझे देखिए, मुझे भी लग रहा है कि आई थिंक गोल्ड जो है वो थोड़ा अपसाइड, थोड़ा कैप हो रहा है, क्योंकि एक अगर देखें तो ओवर बॉट सिचुएशन में आ चुका है और ओवर क्राउडेड ट्रेड भी है, जहां पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो रिकॉर्ड स्तर पे है। हालांकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और टैरिफ की वजह से कोई भारी करेक्शन नहीं दिख रहा। और अगर देखें तो 8 हफ्ते से लगातार सोने में तेजी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट मेजर करेक्शन अभी भी नहीं लग रहा है। आज मुझे भी लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सीमित दायरे में ही रहेगा, पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे गोल्ड अप्रैल अराउंड 8630 पे बाय कर सकते हैं, 86,350 के टारगेट के लिए, और 85,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी गोल्ड सिल्वर रेशियो में दिख रहा है कि शायद थोड़ा और ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। चांदी में भी मुझे लग रहा है, जैसे केडिया जी ने भी बताया, 96,300 96,400 पे शायद थोड़ी बिकवाली आ सकती है, तो वहां पे वही मेरा टारगेट रहेगा। नीचे थोड़ा डिप मिलता है अराउंड 94,800, तो बाय कर सकते हैं 94,400 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो चांदी को लेकर और गोल्ड को लेकर आप लोग की ये राय है। कच्चा तेल, जहां पर ईरान पर जिस तरह से पाबंदी बढ़ी है यूएस की, और खास करके यूएस ने ब्रोकर्स, टैंक ऑपरेटर, शिपिंग कंपनियों पर पाबंदी बढ़ाई है, और ये सारे जो जुड़े हुए चीन, यूएई, भारत, हांगकांग में ऐसे 22 इंडिविजुअल्स थे और 13 जहाज़ों पर यूएस का बैन लगा है। उनकी कोशिश यही है कि ईरान से कोई भी एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल का ना हो। आप बताइए इसका कितना असर होगा क्रूड पर? क्या कुछ क्रूड की जो तेजी हल्की लौटी है ये और एक्सटेंड होगी या फिर से दबाव बनेगा? केडिया जी। देखिए विजन, मुझे लगता है कि कच्चे तेल का ओवरऑल व्यू मुझे वीक ही दिखाई दे रहा है। उसके 2-3 कारण है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ईरान का डेफिनेटली नए सैंक्शंस लग रहे हैं, उसका एक सपोर्ट आज हम जरूर प्राइसेस पे आते हुए देख रहे हैं। बट रशिया से पीस टॉक जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं रशियन माल भी ग्लोबल मार्केट में आएगा। इवन ओपेक नेशंस के अंदर भी असमता बैठी हुई है, वहां पे काफी लोग प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। यूएस का भी तेल मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। कंजम्पशन धीरे धीरे ड्रॉप होता है। रिसेंटली हमने देखा यूरो जोन से भी जो डेटा आए हैं वो भी थोड़े से लुक्रेटिव नहीं दिखाई दे रहे। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत बाउंस हम बोल सकते हैं कि नए जो सैंक्शंस ईरान पे लगेंगे उसकी वजह से थोड़ा बहुत बाउंस है, बट सस्टेनेबल नहीं है। तो हो सकता है आज दिन के सेशन में 6240 तक का लेवल मिलता है, वहां से बिकवाली कीजिए। इमीडिएट टारगेट तो 6140 है, बट विश्व जी मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर प्राइजेस 6000 का लेवल तोड़कर 5850 तक का लेवल भी दिखा देगा। ब्राइट इस वक्त 75 के करीब है, ब्रॉडर रेंज है 72 तक का लेवल। तो बट मुझे नहीं लगता है कि हाई लेवल पे सस्टेन करेगा, बिकवाली करके चलना चाहिए।
करके चले, तेजी टिकेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिस्क प्रीमियम यहाँ से गायब हुए हैं। रूस के साथ तो चर्चा चल ही रही है, हो सकता है कि आगे चल के रूस की पाबंदी में भी ढील हो। इराक से भी कुर्दिस्तान रीजन से सप्लाई बढ़ने की खबर है। आप बताइए, क्रूड पर आपकी कॉल क्या है भाविक पटेल जी? देखिए, आज मुझे लग रहा है थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे हमने देखा कि ईरान पर फ्रेश सैंक्शन हुआ है और इराक से जो कुर्दिस्तान से जो ऑयल फ्लो हो रहा है, बट उसके बावजूद भी इराक ने बोला है कि जो ओपेक प्लस ने उन लोगों ने बैठक की थी उसमें उनका जो कोटा था 4 मिलियन बैरल्स पर डे, वो कम ही रखेंगे। तो उसकी वजह से भी अभी ओवर सप्लाई फिलहाल तो नहीं लग रहा है। बट क्योंकि टेक्निकली भी अगर देखें तो 6000 से 6300 की एक रेंज है, वहीं पे क्रूड बीच में अटक रहा है और 6000 के करीब हमने देखा कि एक बाउंस बैक है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट 60-80 पॉइंट्स की अपसाइड जगह है। उसके बाद शायद वापस से बिकवाली हो सकती है। बट इंट्राडे मुझे लग रहा है कि आज कॉल लेके जाना है। तो 60 to 50 का जो कॉल ऑप्शन है वो एक बार बाय कर सकते हैं इंट्राडे 125 के करीब। 200 का टारगेट रख सकते हैं और 90 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए, नेचुरल गैस बताइए, नेचुरल गैस पर भी दबाव दिख रहा है क्या, और ये दबाव गहराएगा क्या केडिया जी? देखिए, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली प्राइजेस में गिरावट जरूर देखी हमने, लेकिन रिसेंटली जो वेदर का अपडेट आया, फ्रीजिंग वेदर है, वो 26 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा, 26 से 28 तारीख तक। तो मे बी पॉसिबल है कल की गिरावट के बाद थोड़ा बहुत बाउंस जरूर दिख जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है हम सीजन के एंड में है, तो एक दायरा जरूर बना हुआ है। बट आज प्योरली इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है 350 पे बेचिए, 358 का स्टॉप लॉस रखिए, 340 का टारगेट रहेगा। बट आप ये देखिए, जब सीजनलिटी की बात करते हैं तो मार्च में जाकर अब हम वार्मर टेम्परेचर आते हुए देखेंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी नेचुरल गैस को गिरावट ही लेके जाएगा। तो आई थिंक 350 तक के बाउंस का आप वेट कीजिए, 350 पे बेच के चलिए, 340 का इमीडिएट आज का टारगेट रहेगा। मेटल्स में बताइए भाविक, आपको क्या पसंद है अगर कोई एक काउंटर चुनना हो आज दिन के लिए तो? बेस मेटल्स में अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक एल्यूमिनियम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम में हमने देखा कि एक अच्छी तेजी देखने के बाद अभी जो सैंक्शंस है उसकी असर आएगी। ट्रम्प साहब से भी वो निवेदन आ रहा है कि जो उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पे जो 1 महीने के लिए डीले की थी, वापस से मार्च में वो टैरिफ शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आई थिंक बेस मेटल्स में थोड़े बिकवाली जरूर से देखने को मिल सकती है। तो एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कर सकते हैं मार्च का कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 250 पे, 256 के टारगेट के लिए, और 260 का स्टॉप लॉस रहेगा। आप बताइए केडिया जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? बिल्कुल, मैं भाविक के साथ ही जानना चाहूंगा, बिकॉज जिस ढंग से हमने देखा, जो रिन्यूड टैरिफ का कंसर्न है कनाडा और मेक्सिको को लेकर, उसी की वजह से सेंटीमेंट काफी ज्यादा खराब हुए हैं। कॉपर में भी हम देख रहे हैं कि जैसे उम्मीद थी 870 का लेवल टच कर जाएगा, वो हो चुका है। ऊपर में हम अभी भी मानते हैं कि ठीक है, महीने 1.5 महीने में ये रिकवरी कर देगा, बट इमीडिएट जो टैरिफ को लेकर चिंता है उसमें मुझे लगता है कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों के अंदर ही दबाव रहेगा, जहां पे कॉपर 867 में बेचना है, 860 का टारगेट रहेगा। वहीं एल्यूमिनियम थोड़ा खराब ज्यादा लग रहा है, बिकॉज 260 का लेवल ब्रीच कर चुका है, तो 259 पे बेचिए, 255 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। और लास्ट जिंक की अगर बात करें तो डेफिसिट इसमें हमने देखा इंप्रूव हुआ है वाई ओ वाई अगर अपन कंपेयर करें, बट सेंटीमेंट बाकी मेटल के देखते हुए जिंक का भी सेंटीमेंट थोड़ा खराब ही है। तो 270 पे बेचिए, 266 के टारगेट के लिए। 266 के टारगेट के लिए जिंक बेचने की सलाह है। चलिए, अब बात करते हैं जीरे की, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऊंझा के कारोबारी है किशोर शाह। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, जीरे को लेकर जो उत्पादन के अनुमान है उसमें फिर से लोगों ने नीचे की तरफ रिवाइज करना शुरू कर दिया है। अब जो ज़्यादातर लोग हैं उसमें से उन लोगों का कहना है 65 से 90 लाख बैग के आसपास जीरे का उत्पादन इस सीजन में हो सकता है। आपका अनुमान क्या है सर? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। हाँ जी, मतलब जैसे जीरे के उत्पादन की बात करें तो गुजरात के अंदर लास्ट ईयर से करीबन 10 से 15% कम हुआ है स्विंग, और राजस्थान की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 से 10% का, उसमें भी मतलब कोई कम कोई ज्यादा बता रहा है, ऑलमोस्ट लास्ट जितना समझ सकते हैं अपन। अब रही उत्पादन की बात तो इस बार मौसम भी अच्छा ही रहा, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है कि जो सोइंग हुई है वो दिसंबर महीने की सबसे ज्यादा सोइंग है, उसके हिसाब से उत्पादन में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है आगे मौसम देखकर। अभी फिलहाल तो कोई कमी नहीं है, गुजरात के अंदर मौसम अच्छा है, उत्पादन मतलब कटिंग चालू हो गई है, वहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है और माल बराबर आ रहा है मंडियों के अंदर। और जिस तरह से उत्पादन की बात करें तो लास्ट ईयर कम से कम गुजरात का जो माल आया तो उससे करीबन 5 से 7-8 लाख बोरी आप कम गिन सकते हैं, यहाँ भी इतना कम माल आ सकता है। और राजस्थान के अंदर भी 5-10 लाख बोरी कम आ सकता है। ऑलमोस्ट 90 से 95 लाख की जो आप बोल रहे हैं उसके सबसे सही मैं भी मानता हूँ।
कि इतना उत्पादन आ सकता है इस बार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह गिरावट की कि जो लास्ट ईयर जो उत्पादन हुआ था उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड जो 20 से 25 लाख बोरी है वो मायने रखता है, क्योंकि उत्पादन 5-10 लाख पर कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड जो हो रहा है 20 से 25 लाख बोरी वो आगे जाके वापस दिक्कत कर सकता है। तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो 20 लाख का है वो एक चिंता की बात है। सर डिमांड को लेकर, डिमांड फ्रंट पर क्या खबर है? कहा जा रहा था कि गल्फ फूड में उस तरह की डिमांड थी नहीं, जीरे को लेकर लोग और नीचे का भाव चाह रहे हैं। आपके पास क्या खबर है, घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट दोनों बताइएगा। जैसे इस साल करंट ईयर की जो बात करते वो डिमांड अच्छी बनी रही, ऑलमोस्ट मतलब 42 से 45 लाख बोरी की एक्सपोर्ट हुई है और 50 लाख बोरी कम से कम इंडिया की डिमांड रहती है, क्योंकि भाव नीचे होने की वजह से मिक्सिंग भी माल कम जाता है। तो 90 से 95 लाख बोरी जो मतलब डिमांड रहती है वो कंटिन्यू बनी रही है, इस साल भी रहेगी, क्योंकि जीरे का भाव बहुत नीचे है इंडिया का, तो एक्सपोर्ट भी अच्छा जाने वाला है। अभी जो नई क्रॉप जो फॉरेन की आने वाली वो तो अभी सोइंग होगी, मतलब मार्च एंड या अप्रैल में सोइंग होगी, उसका बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी जो एक्सपोर्ट होने वाला वो इंडिया से जाएगा। और जब सेंट्रो की बात करें तो हैंड टू माउथ माल है, कहीं पर भी इतना स्टॉक का भराव नहीं है, क्योंकि पूरे साल मंदी रही, इंसेंटिव्स में भी माल नहीं लगा, उसके हिसाब से कितना ज्यादा माल लोगों ने लिया। जो माल है वो किसानों के हाथ में कैरी फॉरवर्ड भी माल है, मंडियों के अंदर माल कम बना हुआ है, जितना मतलब डिमांड है उतना माल ले रहे हैं। लेकिन आगे डिमांड की एक तेजी बनेगी, होली के बाद अच्छी डिमांड निकलेगी, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे मसाले वाले हो, चाहे डोमेस्टिक सेंटर हो, इनकी सबकी डिमांड होली के बाद अच्छी बनेगी, वहाँ एक मूवमेंट बनेगा सर। तो डिमांड के आधार पर ही आगे की तेजी आपको दिख रही है। और ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स है 65 से 90 लाख बैग का उनका एक रेंज है कि इसमें उत्पादन हो सकता है, लेकिन 20 लाख का बैग का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो एक चिंता है। आप बताइए केडिया जी, भाव के हिसाब से 30 सेकेंड आपके पास है, जीरे पर आपकी राय क्या है? देखिए, मुझे लगता है जिस ढंग से गल्फ फूड के अभी जो डिमांड में उम्मीद थी उतना ज्यादा दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से प्राइजेस में फिर से एक दबाव का ही रुख मुझे लगाई दे रहा है। नो डाउट थोड़ा बहुत जो करंट में जो क्रॉप का कंडीशन है उसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलने की उम्मीद जरूर है, बट कुल मिला के मुझे लगता है जीरे के अंदर दबाव कंटिन्यू रहेगा। 21,000 के करीब आता है तो बेच के चलिए, 21,200 250 का स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। और 20,400 मतलब 20 से लेकर 22 का एक ब्रॉडर रेंज ही रहेगा मार्केट में। बट गल्फ फूड से जो उम्मीद थी वैसी डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से सेंटीमेंट थोड़े खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये राय है जीरो को लेकर। शुक्रिया केडिया जी आपका, किशोर जी आपका, भाविक पटेल साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। कर लेते हैं कैस्टर के बारे में, और एक हम पाठशाला की तरह इसे ट्रीट करेंगे। और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगदीप ग्रेवाल साहब हैं, वीपी है एग्री ट्रेड के OMGL रिफाइनरी LLP के। शुक्रिया जगदीप जी, आपने वक्त निकाला है। सर, आज मैं कैस्टर की पाठशाला आपसे समझूंगा, एक एक करके समझूंगा। कैस्टर कारोबार के बारे में सबसे पहले बताएं, कैस्टर के फंडामेंटल्स के बारे में बताएं कि अगर कोई कैस्टर के कारोबार में या कोई भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो किन किन खबरों को, किन किन ट्रिगर्स को उनको ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार विश्व जी। नमस्कार सर। बुलाने के लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कमोडिटी में जो है आप कुछ भी करते हैं तो उससे पहले क्या क्या जानकारी और किन किन चीजों को महत्व देना चाहिए। कमोडिटी में सिर्फ सप्लाई और डिमांड अकेली चीज नहीं है, उसके साथ भी जो है ना दो चीज काफी महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि उस कमोडिटी की खुद की जो है ना प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल मेरा कहने का मतलब है कि उसका बर्ताव जो है डिमांड सप्लाई के सामने है कैसा। क्या वो प्राइस है, डिमांड बढ़ने से डिमांड पे कुछ फर्क पड़ता है या सप्लाई के बढ़ने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, वो पहले पता होना जरूरी, बहुत जरूरी है। सिर्फ डिमांड सप्लाई के स्क्यूनेस से जो है ना कमोडिटी मूव नहीं करती, उसके अपने उस डिमांड सप्लाई में के सामने रिएक्शन क्या रहेगा वो जानना जरूरी है। दूसरा फिर उसके साथ है कि उसके जो पार्टिसिपेंट है, एक्चुअल वैल्यू चेन प्लेयर्स है ना, उनकी प्रोफाइल क्या है, कितने हैं, उनका रवैया हिस्टोरिकली क्या रहा है और वो किस रणनीति से जो है काम करते हैं। और उनकी रणनीति और उनकी प्रोफाइल और उनका रवैया जानने का अपन धारा कैस्टर की बात करें तो इस साल की जो है बैलेंस शीट अपने को लग रही है टाइट है, और उसके सामने इसकी प्रोफाइल की बात करें तो कैस्टर एक सॉर्ट ऑफ इनइलास्टिक ओके इस जैसा सस्टेनेबल और ग्रीन इमेज वाला नहीं है। बोल सकते हैं कि सप्लाई का इसके ऊपर जो है ना डिमांड के ऊपर इतना खास फर्क नहीं पड़ता है कि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी या सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसके फ्यूचर्स मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और फ्यूचर्स मार्केट की जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर।
सर, हम अब फ्यूचर्स मार्केट को समझना चाह रहे हैं जगदीप जी कि फ्यूचर्स मार्केट की क्या क्या बारीकियां है। अगर किसी को एंट्री करनी है, किसी को अपने कारोबार को हेज करना है, अपने रिस्क को कम करना है, तो कैसे एंट्री करें? केस स्टडीज़ के जरिए बताएं। अगर वो वैल्यू चेन के किसी भी हिस्से में बैठे हों तो कैसे वो इस वायदा का, इस डेरिवेटिव टूल्स का इस्तेमाल करके अपने रिस्क को फिक्स कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ट्रेड या कोई भी जो कहिए का व्यापार कब पूरा होता है, जब आप खरीद के और उसको बेच देते हैं। जब तक एक जो है आपका लेग कंप्लीट हुआ कि आपने खरीदा है और बेचा नहीं है, तो आप प्राइस रिस्क जो है ना आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो हेजिंग में कोई ज्यादा जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। आपका जो रिस्क खुला है उसके अगेंस्ट आपको जो है ना पोजीशन फ्यूचर में लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जैसे फार्मर हूँ, मेरा माल आने वाला है, मेरा माल तो आने ही वाला है, बट सामने प्राइस क्या होगा क्या नहीं वो मेरे को नहीं पता है। तो मैं सेल करके जो है ना फ्यूचर अपना प्राइस रिस्क हेज कर सकता हूँ। उसके सामने बनिस्बत अगर मैं व्यापारी हूँ या मैं प्रोसेसर हूँ, जिसको कहिए कि मैं महीने भर बाद का जो है अपना प्रोड्यूस या कहिए कि प्रोसेस्ड मटेरियल जो है बेच दिया है, अब आने वाले टाइम पे माल जो कवर करूंगा तब भाव क्या होंगे क्या नहीं, उसके लिए जो है मैं अपना फ्यूचर में बाय करके अपना हेज कर सकता हूँ। तो दोनों चीज, यानी कि जब तक आप अपना जो है एक लेग खुला है तो सामने आप अपना हेज कर सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल होगा, ये जो डेरिवेटिव टूल्स है कैस्टर का, वो कितना एफिशिएंट है और रिस्क मैनेजमेंट के लिए कितना कारगर है? क्योंकि आप कारोबारी है, आप समझते होंगे और आपने रिस्क मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया से गुजरे होंगे। ये कितना एफिशिएंट है ताकि लोगों को भी समझ में आए, वो भी अपने रिस्क को कम करें, अपने कारोबार को हेज करें? देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और कैस्टर के जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट को मैं बहुत समझदार मानता हूँ। पिछले 20 साल से लगभग मैं कैस्टर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को जो है विटनेस कर रहा हूँ। जितने भी लीडिंग कैस्टर पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो फ्यूचर्स का जो है बनिस्बत इस्तेमाल करते हैं। एनसीडीएक्स से पहले अहमदाबाद कमोडिटी एक्सचेंज थी, उससे पहले भाबर और उस तरफ भी जो है वायदा बाजार चलता था। तो न सिर्फ बीच के व्यापारी ट्रेडर बल्कि जो प्रोसेसर हैं वो भी एक्टिवली इसके ऊपर हेज करते हैं। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पिछली बार का जो अपना फरवरी मार्च का उल्टा बदला और जनवरी फरवरी का उल्टा बदला, कि जहां पे टाइट है सप्लाई सिचुएशन, उस टाइम पे नियर मंथ को प्रीमियम देते हुए प्रोसेसर्स ने जो है अपनी बाइंग हेज जो है ना वहां पे इंटैक्ट की और उस फ्यूचर्स टूल का जो है ना बनिस्बत इस्तेमाल किया। तो आपके कारोबार के लिए काफ़ी अहम टूल है, क्योंकि रिस्क जिस तरह के रहते हैं, एक्सपोर्ट वाली कमोडिटी है, उतार चढ़ाव भी रहते हैं, बाहर की डिमांड के हिसाब से भी आपके प्राइस ऊपर नीचे रहते हैं, काफ़ी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल होते हैं, तो उसका सीधा असर कैस्टर पर भी होता है, कैस्टर की कीमतों पर भी। तो ये सारे फैक्टर्स में आपके लिए जो रिस्क होते हैं उसको अगर कम करना है, फिक्स करना है, तो वायदा बाजार एक बेहतर टूल्स है। सर, क्वालिटी को लेकर वायदा में क्या नियम है, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? जो एक्सेप्टेंस लेवल जिस तरह के एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में रहते हैं, उसके लिए क्वालिटी नियम क्या है? जगदीप जी, वेबसाइट पे जाके उसके प्रोडक्ट नोट में अपन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके ये नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, लेकिन जो कैस्टर की क्वालिटी को लेकर जो एक्सचेंज ने नियम तय कर रखे हैं, उसमें जो स्मॉल सीड्स है उसके लिए ऑयल कंटेंट जो होनी चाहिए वो कम से कम 47% के आसपास होनी चाहिए। खराब सीड्स की जो मात्रा है वो 3.5% तक रहेगी, तो भी वहाँ के वेयर हाउसेस में, एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में एक्सेप्ट किया जाता है। और मॉइस्चर का जो लेवल होगा, नमी की जो मात्रा होगी, वो मैक्सिमम 4.5% तक होनी चाहिए। और साथ ही सैंड्स, स्टोन्स यानी पत्थर और बालू की जो मात्रा होगी 1% तक रहेगी, तो भी वो एक्सेप्ट करते हैं। ये क्वालिटी को लेकर नियम हुए। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे सर? देखिए, आपने सारा जो है कवर कर ही दिया है, बट इसमें ये बता दूं कि क्वालिटी चेक किए बगैर भाव जो है ना वो आपको नहीं देखने चाहिए। क्वालिटी का जब तक आइडिया नहीं आएगा तब तक आप जो है ना भाव को उससे कोरिलेट नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया जगदीप जी, आपने वक्त निकाला, एक अहम मुद्दे पर चर्चा की और हमारे जो कैस्टर वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अहम राय दी, उनको सुझाव दिया कि कैसे अगर आप कारोबार में हैं तो उस कारोबार में जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं उसको फिक्स करना, उसे कम करना ज़रूरी है। और उसके लिए डेरिवेटिव मार्केट का टूल है कैस्टर फ्यूचर्स है, वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। चलिए, इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।